Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है स्पेशली पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और अपने पिछले क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, जो पेपर 9 के अंतर्गत आता है। CBCS पैटर्न के अंतर्गत झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में यह पेपर ऐड किया गया है, रिसर्च मैथोडोलॉजी का। और इसके एक टॉपिक सब टॉपिक जो रिसर्च डिज़ाइन है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, उसका मीनिंग, उसकी डिफिनीशंस, उसके इम्पोर्टेंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और उनके जो स्टेप्स हैं, उसकी अंतर वस्तु जो है वो, ये सब चीज़ें हम लोग अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा वो फोकस्ड होगा उसके प्रकार पर। अभिकल्प के जो प्रकार हैं उसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। अनुसंधान अभिकल्प का वर्गीकरण या प्रकार, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, इसको हम लोग समझेंगे कि यह कितने प्रकार के अभिकल्प होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं जब हम अभिकल्प बनाते हैं तब। तो विभिन्न, इसको बहुत अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, पर अध्ययन की सुविधा के लिए अनुसंधान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है एक अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर, पहला जो डिवाइड किया गया है वो अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर, और दूसरा डिवाइड किया गया है अध्ययन के उपागम के आधार पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द स्टडी, मतलब अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर जो है अनुसंधान अभिकल्पों को पुनः जो है फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो फर्स्ट आपका पॉइंट है उसको फिर से 4 सब टॉपिक्स में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा है विवरणात्मक या निदानात्मक अनुसंधान अभिकल्प, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और चौथा है मूल्यांकनात्मक अनुसंधान अभिकल्प, एवोल्यूटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो ये जो है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर डिवीज़न है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ, अध्ययन के उपागम के आधार पर, जो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेस ऑफ द स्टडीज़, उसके आधार पर जो डिवीज़न किया गया है, तो वो उसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सर्वेक्षणात्मक अनुसंधान अभिकल्प, दूसरा है क्षेत्र अध्ययन संबंधी अनुसंधान अभिकल्प, तीसरा है प्रयोग संबंधी अनुसंधान अभिकल्प, चौथा है ऐतिहासिक अनुसंधान अभिकल्प, और पांचवा है वैयक्तिक अध्ययन संबंधी अनुसंधान अभिकल्प। तो ये आपको जो है अप्रोचेस के माध्यम से, अप्रोचेस के आधार पर ये डिवीज़न किया गया है। लेकिन अनेक समाजशास्त्रियों ने अनुसंधान अभिकल्प को अनेक आधारों पर, अनेक वर्गों में, प्रकारों में विभाजित किया है। और क्लेयर सेलीज एक विद्वान हैं तथा एक अन्य जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी जो कृति है रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में अनुसंधान अभिकल्प का वर्गीकरण मुख्यतः 3 श्रेणियों में किया है, जिसमें पहला जो है वो है प्रतिपादनात्मक जो है अथवा अन्वेषणात्मक अध्ययन। तो इसका फॉर्मुलेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ इसको कहते हैं। इसमें क्या है कि इसका मूल उद्देश्य जो होता है अधिक सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने तथा अथवा उपकल्पनाओं का विकास करने अथवा अग्रिम अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं की स्थापना करना होता है, प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना होता है इस जो अन्वेषणात्मक अध्ययन है उसके अंतर्गत। दूसरा आता है विवरणात्मक तथा निदानात्मक अध्ययन।
जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक स्टडीज़ कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रकार के अभिकल्प का उद्देश्य एक ही दी हुई परिस्थिति की विशेषता का वर्णन करता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा जो है वो है प्रयोगात्मक अध्ययन, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कहते हैं। तो इस प्रकार की संरचनाओं का उद्देश्य उपकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है। और हम यहाँ पे किसी एक विद्वान के वर्गीकरण को प्रस्तुत ना करके हम लोग जो है एक सामूहिक, जो बहुत सभी विद्वानों ने जो ओवरऑल माना है, जिसमें आपका मैंने शुरू में ही बताया अन्वेषणात्मक अध्ययन, विवरणात्मक या निदानात्मक अध्ययन, या आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान। तो इन अनुसंधानों में ये जो 3 तरह के मेन अनुसंधान अभिकल्प के प्रारूप जो हैं, प्रारूप नहीं, इसको मतलब प्रकार जो कहेंगे, तो इन अनुसंधान अभिकल्पों के बारे में यह कहा जा सकता है कि ये खोज की 3 सीढ़ियां हैं, 3 स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं, है ना। और अन्वेषणात्मक अध्ययन किसी भी विषय में खोज की प्रारंभिक जो है अवस्था होती है, अन्वेषण करना, खोजना, है ना, इंक्वायरी करना। और इस प्रकार के अध्ययन के द्वारा विषय से परिचय प्राप्त किया जाता है। जनरली जो है, जो पहला जो सीढ़ी है उसमें हम विषय का परिचय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तथा नवीन अवधारणाएं जो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एवं उपकल्पनाएं, हाइपोथेसिस जो है का निर्माण किया जाता है इस अन्वेषणात्मक जो पहला इसका विकल्प का प्रकार है उसके अंतर्गत। और इसके बाद सेकंड जो होता है, इस खोज की अगली सीढ़ी, मतलब ये हम करने के बाद जो हम अगला स्टेप लेते हैं वो होता है वर्णनात्मक अध्ययन। तो इन अध्ययनों के द्वारा किसी भी घटना, परिस्थिति, संगठन आदि के लक्षणों का विशुद्ध अध्ययन किया जाता है। और खोज की जो अंतिम सीढ़ी है वो होती है प्रयोगात्मक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। और इसके द्वारा इसे कार्यकरण संबंध जो है कार्यकरण संबंध अध्ययन भी कहा जाता है। और इसके द्वारा किसी कार्य जैसे मनोबल की कमी के कारण का पता लगाया जाता है, लगाने का प्रयास किया जाता है। और इस हेतु इस लक्ष्य से बनाई गई उपकल्पनाओं का जो है परीक्षण भी किया जाता है। और सामान्यतः कोई भी एक अध्ययन इसमें से किसी भी एक प्रकार का होता है, अर्थात उसका लक्ष्य मुख्यतः अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक या प्रयोगात्मक संबंध का पता लगाना होता है, किंतु इसकी अध्ययन में इनका मिश्रण भी हो सकता है। अगर आप किसी एक का भी ले सकते हैं और इनको मिश्रित करके भी आप बना सकते हैं अपना विकल्प। और प्रत्येक अध्ययन आगे आने वाले अध्ययनों का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। जैसे कि यदि हम किसी राजनीतिक दल का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह पता लगाएंगे कि उसके सदस्यों की संख्या कितनी है, उसकी नीतियाँ क्या हैं, उसका आंतरिक संगठन किस प्रकार का है, और पिछले चुनाव में उसकी क्या स्थिति थी आदि। तो इस अन्वेषणात्मक अध्ययन के दौरान हमें अनेक बातों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद हम जो है उसके आधार पर हम उपकल्पना, हाइपोथेसिस जो है का निर्माण करते हैं। तो जैसे एक उपकल्पना, ये जो प्रॉब्लम है, ये राजनीतिक दल जो है का अध्ययन जो है, मेरा समस्या जो है, मेरा जो शीर्षक है, उसके लिए हम एक उपकल्पना बनाते हैं। जैसे कि हम ये बना सकते हैं कि इस दल को अनुसूचित जाति का जो है समर्थन प्राप्त है। तो हमारा ये एक उपकल्पना हो गया। तो हम इस उपकल्पना को अपने रिसर्च के माध्यम से ये प्रूफ करेंगे। हो सकता है ये सही भी हो सकता है या नहीं भी सही हो। तो उसमें हम लोग जो है एक संबंध देखने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से उपकल्पना जो है एक मार्गदर्शन हमें देती है, अपने हमारे शोध को बांधे रखती है कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना है, और एक गतिशीलता प्रदान करती है। और उपरोक्त जो भी उपकल्पना की परीक्षा हम विवरणात्मक अध्ययन में करेंगे, और हम समर्थन की सक्रियात्मक या परिचालनात्मक परिभाषा करेंगे। समर्थन की परिचालनात्मक परिभाषा यहाँ वोट देना हो सकती है, अर्थात हम यह मान लेंगे कि जिस दल को वोट दिया है वह उस दल का समर्थन करता है। और वोट सामान्यतः गुप्त होते हैं, अतः जब हम यह जानना चाहेंगे कि आपने किसको वोट दिया था,
तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा और इस प्रकार यह अध्ययन हमारी विवरणात्मक उपकल्पना की परीक्षण कर सकेगा। साथ ही कुछ नई अधिक महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं को भी जन्म दे सकता है और संभव है कि यह जानना चाहे कि इस दल में कितने चुनाव क्षेत्रों में जीतने का क्या कारण है, और स्पष्ट है कि अनेक कारण हो सकते हैं और यह पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण कौन से थे लगाया जाता है। और इन महत्वपूर्ण कारणों का पता लगाने के लिए हम एक नए विशेष प्रकार के अभिकल्प का भी निर्माण का अध्ययन करना होगा और यह प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प द्वारा ही होगा। हम अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसे सुदृढ़ आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण कारक था। यह कारण संबंधी उपकल्पना हुई और इसके परीक्षण के लिए हम एक प्रयुक्त ढंग से कर सकते हैं कि दो प्रकार के चुनाव क्षेत्रों में उस दल का परिणाम देखें, और एक ऐसा जहां काफ़ी पैसे खर्च किए गए और दूसरा वहां जहां कम पैसे खर्च किए गए, और शेष दूसरे दृष्टिकोण से ये क्षेत्र एक जैसे होने चाहिए। यदि हमें अधिक पैसा खर्च करने वाले क्षेत्र में दल को अधिक सफलता मिले तो हम कह सकते हैं कि सुदृढ़ आर्थिक स्थिति सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अध्ययन से विभिन्न प्रकार के अध्ययन जो हैं विभिन्न लक्ष्यों को पूर्ति करते हैं। जैसे कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है हम अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने वाली किंतु अधिक जटिल अनुसंधान अभिकल्प बनाने के योग्य बनते जाते हैं धीरे धीरे। तो ये था हमारा जो प्रकार है उसको मैंने शॉर्ट में बताया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में अभिकल्प की भूमिका क्या है। जब हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं तो उसमें एक डिज़ाइन जो बनाते हैं हम उसमें भूमिका क्या है, रोल ऑफ डिज़ाइन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत। तो समाजशास्त्री अध्ययन में अभिकल्प का निर्धारण अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समस्या की प्रकृति अथवा अध्ययन क्षेत्र संबंधी ज्ञान के द्वारा निर्धारण होता है। जहोडा तथा अन्य ने कहा है कि कुछ सीमा तक समस्याओं की प्रकृति और कुछ सीमा तक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण करते हैं जो सर्वाधिक उपयोगी है। उदाहरण के लिए कोई सामाजिक अनुसंधानकर्ता उस सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करना चाहता है जो मनुष्य में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र तथा उस सामाजिक संरचना में निहित मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों के पूर्व ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार की उपकल्पना असंभव है, और इसलिए ऐसी समस्याओं के लिए अन्वेषणात्मक और निरूपणात्मक जो है फॉर्मुलेटिव अभिकल्प अधिक उपयोगी होते हैं। इसके विपरीत यदि इससे सीमित समस्या के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य के रूप में निरीक्षण करना चाहता है तो अनुसंधान को क्रियान्वित करने से पूर्व उसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करे और इसके मापन के लिए उपयुक्त पद्धतियों का जो है वो चुनाव करे। इसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि यह निश्चय करे कि प्रस्तुत समुदाय के अंतर्गत किसे सम्मिलित करे और किसको नहीं। समुदाय के सदस्यों के चुनाव की योजना को तैयार करना भी आवश्यक है ताकि समुदाय के प्रतिनिधि सदस्य ही अध्ययन में शामिल हो सके। और संक्षेप में अगर हम बात करें तो अनुसंधानकर्ता को यह निश्चित करना होता है कि वह मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के निरीक्षण के लिए किस सदस्य का अध्ययन करे और किस सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर मापन करे, और इस मापन के लिए अनुमाप का कौन सी प्रणाली विश्वसनीय एवं संक्षिप्त प्रणाली का प्रयोग करे। और वह पाएगा कि इस प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के लिए निदानात्मक अध्ययन जो है डायग्नोस्टिक स्टडीज जो है इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके विपरीत यदि अनुसंधानकर्ता इस उपकल्पना का परीक्षण करना चाहता है कि छुआछूत की सामाजिक बुराइयों का चित्रण करने वाले चलचित्र छुआछूत की तीव्रता को कम करते हैं, तो इसके विपरीत इसके लिए निदानात्मक अथवा अन्वेषणात्मक अध्ययन उपयोगी नहीं है। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर उपकल्पना के स्पष्टीकरण के लिए अन्वेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है, किंतु उपकल्पना के पूर्ण निरूपण के बाद
परीक्षात्मक पद्धति का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। अन्वेषणात्मक अध्ययन में चलचित्र जो मोशन पिक्चर्स होते हैं द्वारा दर्शक के अंदर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। चलचित्र देखने के पूर्व छुआछूत के संबंध से लोगों में क्या धारणाएं थी, चलचित्र देखने के बाद उनमें क्या परिवर्तन आया, इसके लिए परीक्षात्मक अध्ययन सबसे उपयोगी होता है। इससे स्पष्ट है कि समस्या की प्रकृति के अनुसार अध्ययन का स्वरूप का निर्धारण किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रकार के अध्ययन की अपनी विशेषता होती है जिसके कारण समस्या का अध्ययन संभव होता है। इस अध्ययन की एक क्रियाशीलता प्ररचना, सामग्री और संग्रहण में मानवीय अभिमति को कम करती है और प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता में वृद्धि करती है। अनुसंधानों के अभिकल्पों को व्यवहारिक दृष्टि से विभाजित करना कठिन होता है। प्रत्येक प्रकार की समस्या के अध्ययन में अनुसंधान के अभिकल्प का कुछ न कुछ समावेश जो है आ ही जाता है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि यही अभिकल्प का प्रकार बेस्ट है या इसी से हो सकता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि उसका समस्या का जो है प्रकृति क्या है, उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं। कितनी बार हम एक ही प्रकार के रिसर्च को लेके करते हैं, अभिकल्प बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अभिकल्प के ये जो 3 प्रकार हैं, अन्वेषणात्मक हैं, निदानात्मक हैं और आपके जो प्रयोगात्मक है, इन तीनों का वर्णन जो है करना पड़ता है। और इस तरह से अगर हम इसके अतिरिक्त परीक्षात्मक अध्ययन के द्वारा पूर्व निर्मित उपकल्पना की विश्वसनीयता की जांच की जाती है और इस प्रकार अनुसंधान का प्रत्येक अभिकल्प व्यवहारिक दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित होता है और सभी का महत्व अपने आप में होता है और सभी जो है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है समस्या की प्रकृति पर कि उसमें आप कौन से अभिकल्प का चुनाव करके, उसके प्रकार का चुनाव करके आप अपने शोध कार्य में महत्वपूर्ण रिजल्ट या एक निर्धारित समय में कम खर्चे में और बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार और जो सोशल साइंस के अंतर्गत जो रिसर्च अभिकल्प हैं, रिसर्च डिज़ाइन हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप समझ नहीं पाए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अपने प्रश्न लिखें। साथ ही साथ जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियोस हो आपको मिल सके। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।